हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। रोटेशन मोशन का एक अच्छा क्वेश्चन। एन एनुलर डिस्क ऑफ मास कैपिटल एम, इनर रेडियस ए और आउटर रेडियस बी इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस विद कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू as shown in the figure. At some time, an impulse J naught x cap applied the height h at the center of disk. If h बराबर hm, then the disk roll without slipping, important है, along the x-axis. Which of the following statement is or are correct? चार चॉइस दे रखे हैं, ये फिगर दे रखा है। तो देखो समझते हैं। देखो इस जगह पर एक इम्पल्स लगाया, लीनियर इम्पल्स, एक झटका फोर्स होता है लीनियर इम्पल्स जो बहुत कम समय के लिए लगता है और इसकी वैल्यू बहुत बड़ी होती है। इम्पल्स क्या है? इम्पल्स वर्ड का यूज कब करना चाहिए? जब एक झटका फोर्स लगे जो बहुत कम समय के लिए लगे और जिसकी वैल्यू बड़ी हो, उसको बोलते हैं इम्पल्स। तो इसे लगाने से क्या हुआ? इसे लगाने से, एक झटका फोर्स लगाने से इसमें एक लीनियर स्पीड आ जाएगी, सेंटर ऑफ मास चलने लगेगा और ये घूमने भी लगेगा क्योंकि यहाँ पे लगाया है। तो ये टॉर्क भी डेवलप होगा अबाउट द सेंटर ऑफ मास। तो ये घूमेगा भी, चलेगा भी और घूमेगा भी। तो देखो पहले हम लीनियर इम्पल्स लिख रहे हैं, इम्पल्स ऐसे। अच्छा, इम्पल्स इज इक्वल टू लिख रहे हैं तो ये होता है इंटीग्रेशन। अच्छा, इसमें हम फ्रिक्शन भी लगेगा यहाँ पे से, लेकिन वो नॉन इम्पल्सिव फोर्स होगा। यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा लेकिन उसे कंसीडर नहीं कर रहे क्योंकि वो नॉन इम्पल्सिव होगा, नॉन इम्पल्सिव फोर्स होगा। जानते हो नॉन इम्पल्सिव फोर्स होगा, इसका मतलब इसकी वजह से, इस झटका फोर्स की वजह से जो फोर्स लगेगा उसके कंपैरिजन ये बहुत छोटा होगा, तो इसे इग्नोर कर देंगे। लगेगा तो लेकिन इग्नोर कर सकते हैं। तो केवल हम इसके फोर्स को, जो इम्पल्सिव फोर्स है उसके इम्पल्स फोर्स को हम कंसीडर करेंगे। तो इम्पल्स होता है कितना? जे नॉट लिख रहा हूं, एफ डी टी इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम है ना, लीनियर मोमेंटम, और इसे लिख सकते हो आप फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो जे नॉट इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी टी, और ये जो एफ है ये इंपल्सिव फोर्स की वजह से है, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स नहीं है ये, इसको तो इग्नोर कर दिया आपने। इक्वल टू फाइनल मोमेंटम लिखें तो फाइनल मोमेंटम यहां लिख सकते हैं, मास अगर इसका एनुलर डिस्क का मास एम है तो एम इंटू वी, और इनिशियल कितना है? 0। अच्छा, यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, सर चल भी रही है और घूम भी रही है तो केवल एम बी क्यों लिखा है ना। तो एक बात तो ये समझो, जानते हो जब हम कोई बॉडी चल भी रही हो और घूम भी रही हो तब उसका जो टोटल मोमेंटम आता है सिस्टम का वो एम इंटू वी आता है बस, केवल उसमें ओमेगा कोई रोल नहीं होता। सर इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है और इसका मास 2 kg है और ये घूम भी रही है, मान लो ओमेगा 5 रेडियन पर सेकंड से, तो इसका लीनियर मोमेंटम जो नेट मोमेंटम होगा वो एम इंटू वी मतलब 20 होगा। मैंने कहा हाँ। और अगर ये चल भी रही है 10 मीटर पर सेकंड से और 2 kg से, लेकिन एंगुलर स्टीस की 10 रेडियन पर सेकंड है, तब भी मोमेंटम इतना ही होगा। मैंने कहा हाँ, ओमेगा का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। नेट मोमेंटम जो आता है, चल भी रही हो घूम भी रही हो तो इतना ही आता है मोमेंटम, एम इंटू वी, लेकिन ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती है, एम सी ओ एम आता है, ठीक है। तो ऐसे लिख दिया। तो एक क्वेश्चन तो यही हो गई, जे नॉट इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी टी इज इक्वल टू एम इंटू वी, एक तो ये हो गई। अब लिखते हैं अगर हम एंगुलर इंपल्स, अगर एंगुलर इंपल्स लिखें तो एंगुलर इंपल्स होता है इंटीग्रेशन टॉर्क डी टी, इस फोर्स की जगह पर टॉर्क आ जाता है, और एंगुलर मोमेंटम आता है एल फाइनल माइनस एन इनिशियल। देखो टॉर्क लिखें सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इस फोर्स की वजह से, और फ्रिक्शनल फोर्स को तो हम इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है नहीं, क्योंकि ये नॉन इंपल्सिव फोर्स है। तो इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क लिखें तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन एफ एच, क्योंकि एच हाइट पर है ये, इसका देखो ये हो गया ऐसे, और इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, टॉर्क लिखते हैं ना तो आर परपेंडिकुलर इनटू एफ लिखते हैं। ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन हो गई, और इस लाइन ऑफ एक्शन से इस पॉइंट सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल लें, यहाँ से परपेंडिकुलर करें तो आर परपेंडिकुलर हो गया आपका ये वाला जो कि एच हाइट है, तो एफ इंटू एच।
ये हो गया एच और ये हो गया एफ। टॉर्क लिखा और डी टी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखें तो ये चल भी रहा है और घूम भी रहा है, तो लेकिन एंगुलर मोमेंटम होता है रिजिड बॉडी का आई ओमेगा, है ना। ये चल भी रहा है और घूम भी रहा है। यहां पर देखो चल भी रहा हो और घूम भी रहा हो, लेकिन सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिख रहे हैं। तो सेंटर ऑफ, जब कोई बॉडी चल भी रही हो और घूम भी रही होती है तो उसका एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं वो एम आर सी इंटू वी सी प्लस आई सी ओ एम इंटू ओमेगा लिखते हैं, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसको ऐसे लिखेंगे एम वी सी आर परपेंडिकुलर प्लस आई सी ओ एम इंटू ओमेगा, क्योंकि आर परपेंडिकुलर जीरो हो जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही टॉर्क लिया हमने, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं, तो ये वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा, केवल ये बचेगा इसमें, इसीलिए आई ओमेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही तो लिख रहे हो आप, ये एंगुलर मोमेंटम जिस पॉइंट के जिसके अबाउट टॉर्क लिखते हो उसी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखते हो, इसलिए ये। और आई जो आएगा वो जीरो होगा, क्योंकि जब बॉडी चल भी रही होती घूम भी रही होती तो एंगुलर मोमेंटम ये होता है, ये वाला, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अच्छा, तो यहां से लिख सकते हैं, देखो एफ डी टी की जगह पर लिख सकते हैं हम जे नॉट, तो एफ डी टी की जगह पर लिख दो जे नॉट और ये एच हो गया, इंटीग्रेशन एफ डी टी पे जे नॉट लिख दिया, ये एच हो गया बराबर आई ओमेगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, 2 इक्वेशन आ गई। तीसरी इक्वेशन अगर लाएं, कहां से लाएं, क्योंकि प्योर रोलिंग करने लगा है बेटा, ये यहाँ पे ये प्योर रोलिंग करने लगा। तो जानते हो जो प्योर रोलिंग वाले केस में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उसके पास दो वेलोसिटियां होंगी, अगर ट्रांसलेशनल देखें तो v, और पीछे देखें यहाँ पर सेंटर ऑफ मास पर बैठ के तो इसके पास होगी ओमेगा भी। और प्योर रोलिंग वाले केस में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो प्योर रेस्ट में होता है, प्योर सरफेस फिक्स है, सरफेस तो फिक्स है, तो प्योर रोलिंग वाले केस में आपका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो रेस्ट में होता है, इसीलिए एक कंडीशन यहां प्योर रोलिंग से निकल सकती है। प्योर रोलिंग के लिए लिखें तो v इक्वल टू ओमेगा भी, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब इसी 3 इक्वेशनों से आपका खेल होगा, है ना। जैसे हम फर्स्ट केस चेक करें, अब ये 3 हमारे बात समझ में आई है, आपको एक एक करके चेक कर चले जाए। जैसे फर्स्ट इक्वेशन चेक करें कि फ्रिक्शन जीरो नहीं है, तो भाई फ्रिक्शन तो जीरो नहीं है, हम भी कह रहे हैं, लेकिन उसे कंसीडर नहीं किया हमने, ठीक है। ए टेंस टू जीरो, ए टेंस टू जीरो का मतलब क्या है, इसको अगर जीरो कर देंगे तो ये पूरी डिस्क जो है ये पूरी डिस्क बन जाएगी, एनुलर डिस्क नहीं रहेगी, हॉलो नहीं रहेगी बीच में से, कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखो अगर आप जो है इसमें ए टेंस टू जीरो कर दोगे तो ये पूरा ऐसे हो जाएगा बेटा, पूरी एक डिस्क बन जाएगी जिसकी रेडियस भी होगी। अब इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इसका डिस्क का, वो हाफ एम बी स्क्वायर होगा, ठीक है। एच पूछ रहा है इस वाले केस में, तो कहां से करें, कहां से करें, कहां से करें। अच्छा, एच यहां से निकाल लो, एच बराबर कितना, आई ओमेगा बटे जे नॉट, और आई की वैल्यू 1/2 एम बी स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू ओमेगा ही रहने चले, इंटू जे नॉट की वैल्यू पुट कर लो एम बी, ये वाली इक्वेशन। देखो मैंने एक ये वाली इक्वेशन उठाई, ये वाली तो मैंने ये लिखी, ये रही एच बराबर आई ओमेगा अपॉन जे नॉट, ये लिख लिया मैंने। अब जे नॉट की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं ये वाली एम बी पुट कर रहा हूं, तो एम ए की मास है वो छोटा बड़ा नहीं है एम बी, और वी की वैल्यू मैं ये पुट कर रहा हूं ओमेगा बी, तो आपको दिखेगा 1/m से तो m कट गया, 1/2 बी स्क्वायर ओमेगा, और नीचे v की वैल्यू है b ओमेगा, ये वाली थर्ड इक्वेशन यूज कर रहा हूं। तो b से b कट गया, ओमेगा से ओमेगा कट गया, तो 1/2 b आया, तो h बराबर आया 1/2 b, ये आया फर्स्ट केस में। तो देखो ये चॉइस करेक्ट है भैया, दिख रही है, h बराबर b/2 आ रहा है, तो b/2 ही आ रहा है। अगर हम नेक्स्ट पार्ट में जाएं, इसके में सेकंड पार्ट में जाएं, तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है कि म्यू तो जीरो ना हो, ठीक है, a टेंस टू b हो। अब a टेंस टू b का मतलब क्या है, a टेंस टू b के बराबर कर दोगे तो पूरी की पूरा जो एनुलर डिस्क है वो रिंग बन जाएगी, खाली हो जाएगी, बीच में से खाली, और पीछे से खाली हो गई तो बीच में से खाली हो गई, तो रिंग की तरह से काम करेगा। किस वाले केस में, म्यू तो जीरो नहीं है, ठीक है, और a टेंस टू b वाले केस में ये जो है वो रिंग बन जाएगी, डिस्क नहीं होगी, अब रिंग होगी, और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है ऐसे। तो r कितना हो गया, b हो गया ना,
एम बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप इसी कंसेप्ट से फिर यूज कर लो, यहाँ से एच निकाल लो, तो ये वाला लगाओ आई ओमेगा अपॉन जे नॉट। आई की वैल्यू आप एम बी स्क्वायर और ओमेगा ऐसे रहने दो, जे की वैल्यू वही एम वेलोसिटी कितना है था, एम इंटू वेलोसिटी, एम से तो एम कट गया, और वी की वैल्यू ये ओमेगा बी, तो ये लिखेंगे तो बी स्क्वायर ओमेगा और ओमेगा बी, ओमेगा से ओमेगा, बी से बी, तो एच बराबर बी दिखाई देगा। तो एच बराबर बी, तो ये भी ठीक है, बी चॉइस भी सही है। अब तीसरी चॉइस ना चेक करके अभी डी चॉइस चेक कर लेते हैं, पहले थर्ड ये वाली चेक करते हैं। फॉर म्यू डज नॉट, म्यू इज इक्वल टू जीरो, अगर म्यू जीरो हो जाए मतलब फ्रिक्शन ना हो और एच भी जीरो हो जाए, एच जीरो होने का मतलब ये जो इम्पल्सिव फोर्स लग रहा था वो यहां लगने लगे भैया, जे नॉट सेंटर पे लगने लगे, है ना, ये एनुअल डिस्क हो गई भाई। एच जीरो कर रहा है ना, ये वाली हाइट अगर जीरो कर देगा तो जे इम्पल्सिव फोर्स सेंटर पे लगेगा जस्ट। अब सोचो ये जे जो है इसको कौन सी वेलोसिटी दे सकता है, घुमा तो नहीं सकता, टॉर्क तो लगेगा नहीं वो, है ना, तो केवल वी देगा, केवल वी देगा, ठीक है, नहीं मतलब लीनियर स्पीड आ जाएगी इसके पास इस इंपल्सिव फोर्स के कारण। अब भैया फ्रिक्शन तो है ही नहीं, अगर फ्रिक्शन होता तो काम बन सकता था, लेकिन फ्रिक्शन नहीं है, तो सोचो इसमें फ्रिक्शन नहीं होगा तो इसे घुमाएगा कौन, क्योंकि ये इसकी वजह से तो टॉर्क आ ही नहीं रहा। अगर यहां पर फ्रिक्शन होता तो वो फ्रिक्शन सेंटर ऑफ मास के अबाउट उसमें टॉर्क प्रोड्यूस कर देता और वो घूमने लगती, लेकिन फ्रिक्शन एब्सेंट होने की वजह से ये केवल स्लाइड ही करेगी और कुछ नहीं कर सकता, ओनली स्लाइड, ऑलवेज स्लाइड ही करती जाएगी, स्लाइड ही करती जाएगी और कुछ नहीं हो सकता। सोच के देखो, फ्रिक्शन नहीं है ना भाई, अगर फ्रिक्शन होता तो होता ऐसा, घूम रोलिंग कर सकती थी। इसीलिए यहाँ ये लिख रहा है कि अगर ये जीरो है, एच भी जीरो है, तो व्हील ऑलवेज स्लाइड विदाउट रोलिंग, तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो अगर हम बात करें सी की, अगर हम बात करें सी की देखें तो फॉर एच एम द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द इनर रेडियस, और ए टेंस टू जीरो, ए डज नॉट टेंस जीरो, और एच बराबर बी बाई टू जो लिख रहा है, जो ठीक है, इनर रेडियस पर डिपेंड नहीं करता, ये लिख रहा है वो, ये गलत लिख दिया है, ये चीज गलत लिख दिया है यार साहब, ये गलत लिख दिया है यहाँ पे, केवल इतना ही है, इनर रेडियस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो जरा सोचो कहां से कि भैया यहीं से सोच लो, एंगुलर वेलोसिटी की कह रहा है तो यहां से सोच लो, v इज इक्वल टू ओमेगा बी है, तो ओमेगा की जो वैल्यू है v अपॉन बी है, लेकिन v हमने माना है तो यहां से v निकाल लो आप, इस जगह से v की वैल्यू कितनी होगी, जे नॉट बाई एम, तो ये आ जाएगी जे नॉट बाई एम बी। तो देखो एंगुलर वेलोसिटी केवल और केवल आउटर रेडियस पर डिपेंड कर रही है, बी पर, किस पर डिपेंड नहीं कर रही, इनर रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रही, इनर रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रही है, तो इसके लिए इसका आंसर जो है ये भी होना चाहिए, सी भी करेक्ट होना चाहिए। भाई ये दे रखा था और जे नॉट की वैल्यू थी एम इंटू वी, तो यहाँ से अगर हम वी निकालेंगे तो जे नॉट बाई एम हो जाएगा, ये भी दे रखी थी ना आपकी, ये पहली इक्वेशन थी और ये आपकी तीसरी इक्वेशन थी, ये थर्ड इक्वेशन थी, तो इन दोनों को मिला के ये लिख सकते हो आप। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। अच्छा थोड़ा सा यहाँ इसमें जब हम कोई बॉडी चल भी रही होती है और घूम भी रही होती है और किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं, ये सेंटर ऑफ मास है बॉडी का, तो आरसी लिखते हैं, तो एल ए के अबाउट लिख रहे हैं, वैसे तो इसमें किसके अबाउट लिख रहे थे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिख रहे थे, ध्यान रखना, है ना। तो एल ए इज इक्वल टू लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू ए, पॉइंट ए के अबाउट, क्योंकि ए पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं, प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी, इसमें सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम लेना है विद रेस्पेक्ट टू ए, इसमें एंगुलर मोमेंटम लेना है बॉडी का विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, इसीलिए लिखते हैं एल ए इज इक्वल टू, अगर ये आर सी माना है तो एम आर सी मल्टीप्लाइड बाई वी सी प्लस
आई सी ओ एम इंटू ओमेगा, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट है। इसको और क्या लिख सकते हैं, एम आर सी वी सी और साइन थीटा लिख सकते थे, प्लस आई सी ओ एम इंटू ओमेगा। इसमें इसकी ये लाइन ऑफ एक्शन हो गई और ये हो गया आर परपेंडिकुलर ऐसे। तो यहाँ अगर इसे आगे बढ़ाएं तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा के लिए निकालोगे ना तो आर सी इंटू साइन थीटा की जगह पे आर परपेंडिकुलर लिख पाओगे, तो एम वी सी आर परपेंडिकुलर प्लस आई सी ओ एम इंटू ओमेगा। इसमें सोचो अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही निकालूं तो आर परपेंडिकुलर जीरो नहीं हो जाएगा। यहाँ पे तो ए पॉइंट के अबाउट निकाल लें तब वैसे लिख रहे हैं, लेकिन अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही निकालोगे तो आर परपेंडिकुलर जीरो हो जाएगा इस वाले केस में। इसीलिए केवल यहाँ पे मैंने आई ओमेगा लिखा है। ठीक है, अब समझ में आया वो ढंग से। ठीक है, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।